गुड मॉर्निंग। Morning. एक वर्ड होता है स्टबल, क्या होता है वर्ड? किसी ने पराली के बारे में सुना है? पराली, व्हाट इज पराली? काफी फेमस इश्यू है। Yes, sir. क्या होता है पराली? Sir, the waste left after the harvest of rice. वो जो पराली होता है वो भी स्टबल होता है। तो लोग बियर्ड रखते हैं, तो बियर्ड रखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड रखो या क्लीन शेव रखो। बीच में थोड़ा थोड़ा पैच जो होता है दाढ़ी का, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टबल। मतलब स्टबल उस वर्ड के लिए यूज करते हैं, बहुत कुछ बड़ी चीजों को कट कर दिया तो थोड़ा सा पार्ट जो रह जाता है, दैट इज स्टबल। तो ये जो हमारे पास में डंगर्स थे, तो ये लोग महाराष्ट्र वाले, ये जब कोंकणी जो लोग हैं अपना हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जो स्टबल बचता है तो उसको कंज्यूम करते हैं। बट ऐसा पंजाब में क्यों नहीं होता? पंजाब में भी तो स्टबल का यूज ऐसे हो सकता है। पंजाब में और हरियाणा में पराली क्यों जलाते हैं? बिकॉज राइस का जो स्टबल होता है पराली, आप बताओ प्रसून। No, sir, you continue, sir. ये वाला जो स्टबल होता है दैट इज हाई इन सिलिका। सिलिका बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो कंजम्पशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो वो लोग क्यों यूज करेंगे सिलिका को जब उनके पास इतना पानी है? तो इस वाले सिलिका वाले स्टबल को क्यों यूज करेंगे? लेकिन जो पेस्टोरल हैं, पेस्टोरलिस्ट हैं, वो उसको यूज कर लेते हैं जंगल, क्योंकि उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो जो भी मिलता है उनको दे यूज दैट। और sheep could not tolerate the wet monsoon conditions because sheep जो होता है उनका वूल होता है, और वूल जब भी होगा आपके पास में, एक मिनट, वूल जब भी होगा तो वूल में फिर यू कैन नॉट अफोर्ड कि वो वेट हो जाए, बिकॉज उससे उनका जो स्किन है दैट इज हार्मफुल फॉर देम। जो पानी की वजह से वूल जब गीली हो जाती है तो उनको सस्टेन करने में दिक्कत आती है। तो ये तो थे हमारे कोंकण वाले रीजन में। व्हेन वी विल मूव टू फर्दर ईस्ट वर्ल्ड, तो हमारे पास में कर्नाटका और मध्य प्रदेश है। कर्नाटका और सॉरी आंध्र प्रदेश। कर्नाटका और आंध्रा में जो रीजन है जहाँ पे ऑब्वियसली पेट्रोल कहाँ मिलेंगे, जो एरिया ड्राई होगा, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। वेट एरियाज में नहीं मिलेंगे। हिल्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हिल जो है वो वेट होती है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। वहाँ पे इतना अच्छा रेनफॉल नहीं है। लगता है ऐसा कि पहाड़ों पे बहुत पानी होता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत कुछ चीजें उग नहीं सकती हैं, टेम्परेचर भी टफ होता है। तो यहाँ पे जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है कर्नाटक और आंध्रा का, वहाँ पे क्या है? स्टोन है और ग्रास। तो ग्रास जहाँ पे भी होगी तो वहाँ पे पेस्ट्रोल्स अपने कैटल, गोट एंड चिप को लेके जा सकते हैं। ये जो है, इसके कुछ कम्युनिटीज हैं, उनका नेम देख लो, गोलाज, बिकॉज वो कैटल रखते हैं। कुरु वाले जो लोग हैं, कुरुमास एंड कुरुबा, ये शीप्स एंड गोट को रखते हैं, और वुवन ब्लैंकेट जो वुलन से बना लेते हैं वो बेचते हैं। एक बहुत फेमस वूल भी होती है। वर्ल्ड की सबसे फेमस वूल कौन सी है पता है? Pashmina wool. यस, Pashmina. दैट इज फ्रॉम J&K। Kashmir. यस यस, कश्मीर वैली। ये भी जैसे उन्हीं हर्डर्स जो है उसको जो हार्वेस्टिंग करता है, सॉरी शिप्स की जो रियरिंग करते हैं, उसी वूल से बनती है। तो ये वाले लोग, कुरुमा वाले, जो कुरु वर्ड है उससे याद रह जाएगा, ये दोनों जो लोग कम्युनिटीज हैं शीप्स और गोट को रखते हैं। पर वही चीजें छोटा छोटा इरिगेशन करेंगे, एक सीजन में कुछ ना कुछ क्रॉप तो उगाते हैं। तो दे लिव नियर द वुड, जंगल के पास में स्मॉल पैच में कल्टीवेशन। और पैटी ट्रेड्स होते हैं। पैटी मतलब छोटा मोटा कोई ट्रेड। जैसे ये गोट है तो इनका मिल्क सेल कर दिया। गोट जो लोग रखते हैं, तो एक टाइम आता है जब ये सब काफी डिजीज होती है, चिकनगुनिया और तो डिजीज हो रहा है, डेंगू है शायद, तो जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है। जब गोट का जो मिल्क है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि गोट का मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। अब बीच में भी काफी ज्यादा डिमांड आई थी उस टाइम की। वैसे यूजुअली गोट का दूध इतना कंजम्पशन नहीं होता है। और
अनलाइक द माउंटेन पैस्टोरलिस्ट, ये क्या कर सकते हैं, इनका जो ठंड है और स्नो है उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता, इनका मूवमेंट होगा किसकी चीज की वजह से, ऑब्वियसली यहाँ पे स्नो तो होगा नहीं, प्लेटो है, तो यहाँ पे मॉनसून और ड्राई रीजन की वजह से होगा। ड्राई में जैसे यहाँ पे आंध्रा है, तो अगर ये इधर रीजन में रहता है तो ड्राई रीजन में कोस्ट की तरफ जाएंगे, और जब रेन आ जाएंगे तो ऑब्वियसली कोस्ट पे रेन बहुत ज्यादा होती है, तो वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनके वाला जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे जब मानसून आ जाता है तो वे वापस आते हैं, मतलब वे उस एरिया में रहेंगे जहाँ पे पानी है। और गांव में अगर किसी ने नोटिस किया हो, कोई गांव से बिलोंग करता है, तो बफेलोज होती हैं, गांव में पोंड होता है, जोड़ जिसको बोलते हैं, एक बार अगर बफेलो उस पोंड में चली जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट, वेरी डिफिकल्ट मींस वेरी डिफिकल्ट, उसको पत्थर मार के कुछ कुछ ट्रिक्स करके फिर बाहर निकालते हैं। हाउस के साथ में इतना नहीं है, बफेलो एक ऐसा जानवर है जिसको पानी बहुत ज्यादा पसंद है, इट लाइक द स्वैम्पी एंड वेट कंडीशंस ऑफ कोस्टल एरिया। बाकी जो हर्ड्स है वो शरीफ है, उनको नहीं चाहिए इतना पानी, बट बफेलो है वो बहुत इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो चाहे तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं मानसून में, ऐसा नहीं है, बफेलोज होंगी तो रह भी सकते हैं, बट ये वाले जो हर्ड है दिक्कत करते हैं। अच्छा, कर्नाटका की एक रेस होती है बफेलो रेस, रिसेंटली एक फोटो भी आया था न्यूज़पेपर में एक इंसान का, वो सिर्फ रेसिंग ही कराता है, बट ही इज गॉट वेरी मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक एब्स। वो एक रेस है, वेरी पॉपुलर रेस, मुझे नहीं पता तुम्हें किसी को नाम याद होगा, बट दैट इज Alaibatu. नहीं नहीं, वो इधर की नहीं है, अंबाला। जलीकट्टू में तो वो होता है, फाइट होती है, फाइट रेस सब कुछ होता है, लेकिन फाइट में ना, कंबाला में रेस होती है, बफेलो रेस होती है कर्नाटका में। बंजारा ये सबने सुना होगा, गुड़गांव में मार्केट भी है, बंजारा मार्केट, वेरी गुड मार्केट, काफी चीप मार्केट है, गया उस मार्केट में, सेक्टर 55 के आसपास। दो चीजों के लिए बता रहा हूँ, एक तो जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे बहुत चीजें सही रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है, मैंने खुद पर्सनली बाय किया। दूसरी चीज मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज अगर तुम जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि वो लोग बंजारा है, बट बंजारा है कहाँ से, कौन से एरिया से थे, वो है राजस्थान से। वो अपने आप को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट मानते हैं, और बंजारा जो होते हैं वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स, वही पेस्टोरल हर्डर्स। बट बंजारा कम्युनिटी है वो काफी माइग्रेशन वाली कम्युनिटी, काफी प्लेसेस में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक इनका मूवमेंट होता है। और मूवमेंट क्यों होता है, इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करते हैं, बीच में कैटल को भी सेल करते रहते हैं। पुष्कर में जो एक कैटल फेयर लगता है बहुत फेमस, सॉरी कैटल नहीं है वो कैमल फेयर है, बट ऐसे इनके मार्केट भी होता है कैटल के, और एक्सचेंज बार्टर ही करेंगे, इतना पैसे होते नहीं है। बट जैसे बंजारा मार्केट डेवलप हुआ है वहां पे काफी सालों में अभी बहुत सारे शॉप्स आ गए, शॉप्स नहीं है वैसे, रोड पे रोड साइड सेल करते हैं, बट काफी सारे लोगों ने उन्होंने अभी ऐसा कन्वर्ट कर लिया खुद को इसमें। और एक ये क्वेश्चन देख लेना अगर वो बनाएंगे तो, who wrote this a journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar? मालाबार याद होगा ना, मालाबार कौन सा है, which state? केरल, And Mysore? कर्नाटका। कर्नाटक। ये कैनरा मुझे भी नहीं पता ये क्या है, कैनरा वाला मे बी कर्नाटक ही हो। सर शायद कन्नड़ का ही कनारा बना दिया। हाँ वही मिस प्रोनाउंसिएशन इनका। बाकी लग तो ये रहा है क्योंकि कर्नाटका से केरल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखो ये रहा एक कैमल हर्डर, राजस्थान के अंदर हमने जब अभी भी देखा था, कैमल की जो वैरायटी होती है, जो उन कम्युनिटी का भी नेम है, उनको बोलते हैं राय का, ये रहा जैसे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कैमल है कम पानी में सरवाइव कर सकता है, ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, कोई क्रॉप भी नहीं होती है, बहुत रेयरली बारिश में एक क्रॉप होती है पूरे साल के अंदर, तो ये कल्टीवेशन भी कर लेते हैं और फिर पैस्टोरलिज्म भी कर लेते हैं। मॉनसून में अपने घर पे रहेंगे, यहाँ पे बारिश होएगी तो मॉनसून में तो रह सकते हैं, बट समर में, जैसे अभी समर आ गई है तो अभी इन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया होगा, ये अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अक्टूबर में भी मूवमेंट करते हैं बिकॉज ग्रेजिंग ग्राउंड जो है
विंटर में, तो विंटर में पानी होता नहीं है इन प्लेसेस में। विंटर में भी तो ड्राई सीजन का टाइम आ जाता है जब मानसून की सारा पानी खत्म हो जाता है, तो वो मूवमेंट करते हैं। एक टाइप ग्रुप ऑफ रायकास को बोलते हैं मारू, मारू रायकास। मारू वर्ड बना है इससे। अच्छा, डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुस्थल। हाँ बस, मरुस्थल मतलब मरु जहाँ पे रहते हैं, तो दिस इज द मरु एंड दिस इज द रायका। आई होप इससे याद रह जाएगा। एक वर्ड इसके अंदर हो रहा है, ये वर्ड ये वाला है, ये लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ढांडी। उस सेटलमेंट को, मतलब जैसे ये लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे बस्ती को ढाणी, ये सब तो ढांडी ढाणी वन एंड द सेम। छोटे से पैच होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ऑब्वियसली कम्युनिटी में रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। ये बहुत फेमस कैमल फेयर जिसके बारे में बता रहा था मैं, ये हो रहा है वेस्टर्न राजस्थान के एक रीजन में, बालोतरा में। बट सबसे फेमस पुष्कर में ही होता है। पुष्कर के बहुत पास में ट्विन सिटी अजमेर, मैंने बताया भी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो पेस्टोरल ग्रुप है, ये ऑब्वियसली इतने टाइम से ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम रहने की सोच भी नहीं सकते, वहां पे सरवाइव कैसे करते हैं, बिकॉज इनके पास में नॉलेज है विद एक्सपीरियंस कि हर्ड्स जो है, जितने सारे ग्रुप ऑफ एनिमल है, ये एक टाइम पे एक इस एरिया में कितने टाइम रहना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे घास होगा, कब मूव करना है, कब मूव नहीं करना है। और वही चीज है, वो डील होती है फार्मर के साथ में। पेस्टोरलिस्ट क्या होता है, ये जो इनके एनिमल्स होते हैं, तो इनका जो अंग है वो एज अ मैन्योर फार्मर यूज कर लेता है। फार्मर इसके बदले में पेस्टोरलिस्ट को कुछ दे देता है। क्या दे सकता है? खुद का प्रोडक्शन। और वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज है, कल्टीवेशन अपने घर पे कर रहे हैं, एक सीजन में ट्रेड कर रहे हैं इन सब चीजों का। ट्रेड जैसे कैमल का ट्रेड हो रहा है, ये कैमल की भी वूल होती है, राजस्थान में काफी फेमस है। उस वूल से ये भी कुछ कुछ चीजें बनाते रहते हैं, कारपेट, रग्स, ये सब। ये तो लाइफ थी उनकी। जो ये पुष्कर वाला फेयर रहा जो मैं बता रहा था, लार्जेस्ट फेयर होता है वर्ल्ड का, कैमल फेयर। यहाँ पे कैमल को बेचते हैं और ये सब करते हैं। बट जो मैं चीज बता रहा था कि ये तो है, अभी सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी चली आ रही थी काफी टाइम से। बट जब ब्रिटेन का कॉलोनियल रूल आया तब क्या चेंज हुआ, तब हम देखेंगे। इससे पहले तुम देख सकते हो इनको, मारू रायकास। पीके मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, तो उसके अंदर जो संजय दत्त था, इसके पास में आमिर खान विजिटेड, उसके पास में आई गेस वो भी इसी कम्युनिटी से ही था, मतलब दिखाया था। दूसरी चीज इसके अंदर अभी हम देखेंगे, कॉलोनियल रूल। ये एक और है, मालधारी। रन ऑफ कच्छ, इंडिया के अंदर ना ये एक एरिया है रन ऑफ कच्छ वाला, गुजरात के पास। यहाँ पे तो तुम्हारा ये वाला थार डेजर्ट है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, ये काफी ड्राई रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है। और ये जो है बहुत ऐसे वास्ट सा एरिया है। मोस्टली यहाँ पे बस ये लोग सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं उस पानी से, बिकॉज सॉल्टी एरिया है, तो वहां पे कुछ उग नहीं सकता, तो हर्डर्स ही होंगे यहाँ पे। तो गुजरात वाले इन हर्डर्स को बोलते हैं मालधारी। जैसे कम्युनिटीज के नेम है ये, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ में क्या चेंज होगा? तो एक सिंपल सी चीज है, आपके पास में एक रिसोर्स है, पेस्टोरलिस्ट के पास में क्या रिसोर्स है कि वो मूव कर रहे हैं। अगर ये फॉरेस्ट है, तो इससे जो पेस्टोरलिस्ट है, इसके अंदर भी जा रहे हैं, इससे पास ऑन भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर करके कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट के आसपास वाले रीजन में जहाँ पे ग्रास लैंड है, वहाँ की ग्रास भी कंज्यूम हो रही है, यहाँ भी हो रही है। इनके मूवमेंट की वजह से कोई बीच में किसी का अगर खेत है और उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो उस खेत का सारा चीजें चीजें भी ये लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, सोसाइटी ने मान लिया है कि ये लोग मूव करते हैं, तो ये लोग मूव करते ही है। और ये लोग ऐसे अपनी चीजों से यूज कर रहे हैं, ग्रास ले ली, फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्शन ले लिया, फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर ले लिया। तो
जब कॉलोनियल लोग आए थे तो वो क्या चाह रहे थे, हर चीज का मोनेटाइजेशन, मतलब हर चीज से उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या करना चाह रहे थे, ये जो आसपास में जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं इन पे कल्टीवेशन स्टार्ट करो। कल्टीवेशन क्यों स्टार्ट करो? बिकॉज उससे टैक्स मिलेगा, लैंड रेवेन्यू मिलेगा। तो लैंड रेवेन्यू मिलेगा तो इनकी कमाई होगी, ब्रिटिशर्स की। तो पर इस मूवमेंट, इस पे यहाँ पे अभी कौन है, यहाँ पे पेस्टोरल्स। तो इन्होंने पेस्टोरल्स को यहाँ पे बैन किया और यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू किया। कल्टीवेशन किन किन चीजों का? जूट, कॉटन, व्हीट, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्यों चाहिए थे? बिकॉज इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वहां पे ये सब लोग किसके लिए काम आएंगे? रॉ मटेरियल, इनपुट्स के लिए। रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं? इंडिया से। यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो एग्रीकल्चर, बिकॉज ग्रास लैंड किसी की नहीं थी उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने उन सारी अनकल्टिवेटेड जो भी ग्रासलैंड थे उनको अपने पास में रख लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अनप्रोडक्टिव थे। मतलब दो टाइप की लैंड होती है, एक पे तो जिसपे हो ही नहीं रहा कल्टीवेशन, बट एक जिसपे प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, जो लायक ही नहीं है, बंजर है, इनफर्टाइल है। सो वहां पे उन लोगों ने, ब्रिटेन में उसको क्या बोला? वेस्ट लैंड है ये, वेस्ट हो रहा है रिसोर्स। मतलब इसको कर सकते हैं बट इट इज वेस्ट। वेस्ट, कोई भी चीज वेस्ट क्यों बोलते हैं हम? तो उसका हम यूज कर सकते थे या यूज कर लिया है तो उसको हम फिर फेंक देते हैं। बट ये जो वेस्ट लैंड रूल्स थे ये इनेक्ट करे गवर्नमेंट ने। ये क्यों इनेक्ट करे? बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती थी ये जो वेस्ट लैंड है इसको कुछ लोग ले लें और लेने के बाद में बहुत ज्यादा इसको यूज करें, कुछ भी कल्टीवेशन करें, रेवेन्यू जनरेट करें। तो कोई इन लैंड्स को क्यों लेगा? तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कोई भी इन लैंड को लेगा तो उनको हम कंसेशंस देंगे, डिस्काउंट्स, और एनकरेज करेंगे कि आप वहां पे सेटल हो जाओ। जो लोग इन लैंड्स को ले रहे थे, कुछ लोगों को तो वहां का हेड भी बना दिया, विलेज का हेड वो होगा जो इन लैंड्स को लेगा। ये सारी पॉलिसी इसी पे फोकस करती कि इन लैंड्स को बेचना है, कैसे ना कैसे करके यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। और ये मोस्टली जो वेस्ट लैंड होती है जहाँ पे कुछ नहीं उगता, कभी भी देखना उस लैंड पे थोड़ा बहुत घास तो होती है, पेस्टोरल होते हैं, श्रब्स, बुशेस तो होते हैं जो पेस्टोरलिस्ट यूज कर लेते थे। तो अभी उनका ये जो चीजें थी ये अभी खत्म हो जाएंगी। तो डिक्लाइन हो जाएगा हमारे पास्चर्स का, और प्रॉब्लम होगी इनके लिए, इनको फीड लाने के लिए। लेकिन ये जो हेडमैन थे जिनको ये फ्री में लैंड या बहुत कम में लैंड मिल गया या कुछ और ग्रीड दे दिया पोस्ट का, तो इनको ये लैंड मिल गया। दूसरी चीज क्या हुआ, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट। बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट जो थे गवर्नमेंट ने करे, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए रिजर्व है। जैसे हम सीट रिजर्व करते हैं अपने ट्रेन्स में, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया। तो रिजर्व कौन यूज कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट, कोई और लोग यूज नहीं कर सकते। रिजर्व फॉरेस्ट है वो सबसे प्रीमियम फॉरेस्ट है, बिकॉज वहां पे मिलती है वुड, टिम्बर। कौन कौन सी? देवदार, साल। इंडिया के अंदर कौन सा ट्री सबसे ज्यादा मिलता है, बताओ? इंडिया की फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा ट्री है? गैस करो। साल और पीपल। साल, पीपल नहीं होता इतना। साल सबसे ज्यादा मिलता है हमारे जितने भी फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर परसेंटेज वाइज, टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यस, वेरी गुड। तो डिसीडियस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा साल मिलता है, इंडिया के अंदर भी सबसे ज्यादा यही ट्री होता है, इसका टिम्बर काम आ जाता है। और ऑब्वियसली जब रिजर्व कर दिया तो पेस्टोरलिस्ट वहां पे जा नहीं सकते, तो उनका एरिया और कम हो रहा है। धीरे धीरे देखेंगे पेस्टोरलिस्ट को कितना फोर्स कर रहे हैं कि वो इस चीज को छोड़ दें। दूसरे टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट थे रिजर्व के बाद में, वो थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है थोड़ा बहुत राइट मिला उनको, कस्टमरी। कस्टमरी मतलब जो चला आ रहा है ट्रेडिशनली, जो राइट था थोड़ा बहुत राइट दे दिया, सम है यहाँ पे। बट उनकी मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया? पहले तो पूरे जंगल में घूम सकते थे, बोला नहीं बस तुम्हारे पास में ये 2 एकड़ 5 एकड़ है लैंड है, बस यहीं पे घूम सकते हो। बट वो लोग घास उगाते थोड़ी ना, घास का कभी कल्टीवेशन थोड़ी ना होता है कि घास का बीज लाया हमने और घास उगा दी और फिर वो फिर से आ गई तो उसको काट के खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो नेचुरली यूज करते हैं उसको।
क्यों इन्होंने बैन किया कॉलोनियल्स ने, कोई कोई पेड़ तो काट नहीं रहे हैं, बट इन्होंने ये कहा था कि देखो इनको चाहिए टिम्बर, लकड़ी चाहिए इनको। क्यों चाहिए थी ब्रिटिशर्स को वुड? बिकॉज वो उसको यूज कर रहे थे ट्रेन के स्लीपर्स बनाने में और बाकी इंडस्ट्रीज में, उनको वुड चाहिए थी। और जब छोटा सा पौधा होता है ना, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उसको एनिमल खा सकता है ताकि वो बढ़े नहीं, तो दैट इज वाई इन्होंने ग्रेजिंग को बैन किया था। सॉइल इरोजन के अंदर जब तुम पढ़ोगे तो एक रीजन दिया होता है सॉइल इरोजन का, ओवर ग्रेजिंग, पढ़ा होगा ना? यस सर। ये इसीलिए लॉजिक वहां पे दिया होता है, बिकॉज ओवर ग्रेजिंग क्या करता है, ये जो पौधे होता है, अच्छा अगर कोई लैंड है इसका, ये वो भी बोलते हैं हम प्रोटेक्शन, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, कि वहां पे ट्री प्लांट कर दो। तो ट्री को प्लांट करते हो या अगर तुम उसको प्लांट करते हो, सिंपल ग्रास भी प्लांट करते हो, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो लैंड को कंबाइन करके रखते हैं, उसको इरोड नहीं होने देते, प्लस मॉइस्चर भी रिटेन करके रखते हैं। तो ये फॉरेस्ट के लिए अच्छा है, बट फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लिए बुरा है कि अगर आप ऐसा उनको बैन करोगे तो। न्यू ट्रीज ये लोग उगाना चाहते थे, एक टाइप ऑफ फार्मिंग इन्होंने शुरू करी थी सबको, अगर याद हो, प्लांटेशन वाला। मतलब इनको ये जो ट्री चाहिए, इन्होंने सिर्फ यही उगाए थे लाइन से। तो ये कब उगेंगे? जब इनको तुम उगाने दोगे, मेंटेन करोगे। ये नहीं कि एनिमल्स की मूवमेंट हो रही है तो ये लोग बच ही नहीं पाएंगे, ये प्लांट बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रोटेक्टेड वाले हो गए। तो ये फॉरेस्ट एक्ट ऑब्वियसली लाइफ चेंज करेंगे, पैस्टोरलिस्ट की एंट्री बैन हो गई उनकी, कैटल को फॉरेज नहीं मिल रहा है, ग्रासेस। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड में एंट्री मिली तो वहां पे उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, उनको परमिट दे लेना पड़ा। परमिट लेने के लिए परमिट में टाइम लगा दिया, इतने टाइम तक जा सकते हो, इतने टाइम के बाद नहीं जाओ। अच्छा ज्यादा देर रुकोगे तो क्या होगा? फाइन लगेंगे, फिर जेल भी कर देंगे। तो पेस्टोरल जो थे अभी धीरे धीरे क्या करेंगे कि फॉरेस्ट से बाहर निकल गए। अभी उनको जो है, उनकी लाइफ ये चेंज होगी, फॉरेस्ट को उनसे दूर कर दिया। और इसकी वजह से वो रीजन आ गया हमारे पास में पेस्टोरल्स की लाइफ चेंज होने। फर्स्ट वाले रीजन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वाले रीजन में ये था कि उन्होंने लैंड को कन्वर्ट किया, वेस्ट लैंड को, जहाँ पे पहले पेस्टोरल्स घूमते थे। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि जो फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, और इनकी ग्रेजिंग राइट्स को लिमिटेड कर दिया। थर्ड क्या देखेंगे हम? ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो सस्पिशियस थे नोमैडिक, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, बिकॉज उनको ये लगता था कि जो लोग हर बार जैसे अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने जैसे किया भी, अगर देखोगे इंडिया में उससे पहले नहीं होता था, उन्होंने पहले एरियाज बनाए। इंडिया के अंदर कभी भी नहीं, हमारे कल्चर में नहीं है कि हम एक एरिया में सेटल होकर रखे रहे हैं। दूसरी चीज, सेंसस लेके आए वो, उन्होंने पूरा पॉपुलेशन का डेटा चाहिए उनको। क्यों चाहिए? बिकॉज टैक्स का कलेक्शन करना है। सेंसस इंडिया में कभी नहीं हुआ। ये सब इन्होंने इसलिए शुरू किया बिकॉज इनको चाहिए फिक्स एरिया रूल करने को। रूल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यू गेट रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। रिकॉर्ड अगर आपके पास में होता है तो यू रूल बेटर। तो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? पॉपुलेशन सेटल्ड रहे, विलेज में रहे, फिक्स्ड जगह पे रहे, फिक्स्ड राइट मिले, फिक्स्ड फील्ड मिले, फिक्स्ड टैक्सेशन मिले, कि गवर्नमेंट भी उस हिसाब से स्पेंडिंग करे। बट होता ऐसा नहीं है। पेट्रोल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गांव में रहने वाले लोग नहीं है, बट इसलिए इनको ये लोग जितने सस्पिशियस लगते थे, दे डिड नॉट लाइक देम। ये लगता था कि जो ये ट्राइब, ये जो लोग ये मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ट्राइब्स हैं और ये नोमैडिक जो है, इनके हिसाब से ये लोग हैं क्रिमिनल्स। 1871 में वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कुछ ट्राइब्स को उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये क्रिमिनल है, परमानेंटली उन्होंने बोल ही दिया कि ये क्रिमिनल है। और ये जो लोग हैं, ये क्रिमिनल बाय नेचर, लुक एट दिस, क्रिमिनल बाय नेचर, क्रिमिनल बाय बर्थ। अगर कोई क्रिमिनल आप उसको पहले से डिक्लेयर कर देते हो, तो उसके बाद उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि आप एक ही जगह पे, पर्टिकुलर नोटिफाइड जगह वहीं पे रहोगे, वहां से बाहर नहीं निकलोगे, और विलेज की पुलिस आप पे बार बार नजर रखेगी। और होगा क्या, जब भी कोई आसपास क्राइम होगा तो अरेस्ट किसको करेंगे? इन्हीं को अरेस्ट करेंगे। तो आपने लिमिट कर रहे हो आप उनको कि यू वांट टू बी इन द पर्टिकुलर एरिया, नहीं रह रहे हो तो फिर आप क्रिमिनल हो गए हो।
और बिलीव मी ये एक्ट अभी खत्म हुआ है, कुछ 1-2 साल पहले, अभी तक भी चल रहा था। अभी तक भी लोग जो है कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर थे, ये अब जाके हटाया है गवर्नमेंट ने कि इनको हटाओ, ये अभी तक लॉ चल कैसे रहा है, नेग्लिजेंस है। फोर्थ जो है, अब वही चीज की दांडी मार्च सबको याद है, दांडी मार्च क्यों हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दांडी मार्च हुआ था ना? सिविल, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. दांडी मार्च बताओ क्यों हुआ था? सॉल्ट लॉस, सॉल्ट लॉस की सॉल्ट पे वजह से। ज्यादा टैक्स हम्म। अच्छा, ये सूर्यांश गुप्ता इज इन योर क्लास? लगे। सरनेम काफी अच्छा है सूर्यांश गुप्ता। ओके, सॉल्ट लॉ पे था। अच्छा, एक लॉजिक देखना, कभी तो महात्मा गांधी ने ऐसे क्यों किया कि सॉल्ट को ही चुना? टैक्स तो हर किसी चीज पे था, टैक्स उस टाइम पे ट्रेड पे था, पानी पे भी था, लैंड पे भी Sir, था। because salt was used by most of the population. It was basic necessity. ईच एंड एवरीवन वाज यूजिंग दैट। और उस पे जो टैक्स था उसको बनाने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ऑलमोस्ट 260 माइल्स कवर किए थे। फ्रॉम स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? साबरमती। और एंड हुआ था दांडी पे। तो ये जो टैक्स ना यहाँ पे लगा दिया था, गवर्नमेंट ने टैक्स को लगाया। गवर्नमेंट को लॉजिक क्या है कि सॉल्ट पे टैक्स लगा? बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। ये टैक्स कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है? सॉल्ट टैक्स। Sir, direct. रीजन? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट? ये शायद पढ़ाया नहीं है ना, अभी तक नहीं पढ़ाया ना तुम लोगों ने? No, sir, नहीं पढ़ा है। देखो, दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक सिंपल सा लॉजिक है, जो आपकी इनकम के बेस पे लगे दैट इज डायरेक्ट। जो आपकी इनकम के बेस पे नहीं, सब लोगों को सेम देना पड़े, दैट इज इनडायरेक्ट। अब बताओ सॉल्ट और इनकम टैक्स क्या है? Sir, income tax direct. इनकम टैक्स डायरेक्ट है बिकॉज आपको अपनी सैलरी के बेस पे देना पड़ता है। एंड सॉल्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट बिकॉज ये सबको देना पड़ता है। पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदोगे या अंबानी का मन करेगा खाने का, विच इज हाईली अनलाइकली, लेकिन उन दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे पेट्रोल पे, डीजल पे तो गरीब आदमी भी दे रहे हैं, जिनके पास में पैसे कम है, तो वो लोग जो देते हैं वो इनडायरेक्ट है। इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट है। और तो कल जो मैं बता रहा था, ये जो है लेस देन 5% है इंडिया में। इसीलिए फिर गवर्नमेंट है यहाँ पे टैक्स इंक्रीज करती है पेट्रोल पे और डीजल। बस बाकी पैसे तो आप दे नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट को फिर वैक्सीन भी फ्री में चाहिए, एमएसपी भी ज्यादा चाहिए, बट तो पैसे तो कहीं ना कहीं से आएंगे ना, तो यहाँ से पैसे आएंगे। आइडली जो वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री से जो तुम कंपेयर करते हो, वो यहाँ पे ज्यादा होता है टैक्सेशन। लोग विलफुली देते हैं, अपने मन से देते हैं। इंडिया के अंदर टैक्स देना बुरा माना जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है सोचो कभी? उसके पीछे रीजन हिस्ट्री है। हिस्ट्री कौन सी? ब्लेम गोज ऑन? British period. नहीं, ब्लेम गोज ऑन महात्मा गांधी। इनडायरेक्टली गलती हो गई इनसे। इन्होंने इंडियंस को दो ट्रिक सिखाई कि कोऑपरेट नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन, और सिविल डिसोबीडियंस करना है, एनसीएम एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। पर ये इन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा तो था, लोग भूल गए कि 1947 के बाद में नहीं करना है। पर हम आज भी गवर्नमेंट के साथ ना तो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना ओबीडियंस कर रहे हैं। कचरे का यहाँ पे हम वो होता है, रखा रहता है डस्टबिन,
देखा होगा ना, कचरे का बड़ा सा लोहे का एक रखा रहता है, लोग यहाँ पे पूरा कचरा डाल के रखते हैं पूरे साइड में। एक बहुत फेमस सा सिंबल है, यहाँ पे थूकना मना है, बट वो दिखता ही नहीं क्योंकि इतना थूक के उसको वहीं पे स्पिट कर देते हैं। डू नॉट स्पिट पे सबसे ज्यादा स्पिट करते हैं। रेड लाइट पे हम ये नहीं देखते हैं कि रेड है या ग्रीन है, हम क्या देखते हैं बताओ? जब लाइट रेड रेड होती है तो हम क्या देखते हैं, लाइट रेड है, या हम ये देखते हैं कि कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है? हम पुलिस वालों को ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। ये यहीं से ये सब चीजें ना हमारी लेगेसी में है, हमारे जीन्स में है ये। बिकॉज हमारे जो फोर फादर्स थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनका भी गलती नहीं है। 200 ईयर तक जब ब्रिटिश रूल रहा तो ब्रिटिश ने हमारे साथ में नहीं किया अच्छी चीजें। तो हम गवर्नमेंट को उस तरीके से देखते ही नहीं है जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज देखते हैं। हम गवर्नमेंट को इन इन चैनल से देखते हैं, ये हमारे स्पेक्टिकल्स हैं। सो आप बोल रहे हैं किसी कुछ? ये चीज मैं गलत नहीं करा, ये मेरी थियरी नहीं है, ये रिसर्चर्स की थियरी। और गलत है तो बताओ, कोऑपरेशन और ओबीडियंस है गवर्नमेंट का तो बताओ, अगर मैं गलत लग रहा हूँ तो मैं ये ऐसा है। मुझे इंडिया में एक जगह दिखा देना, एक्सेप्ट फ्यू सिटीज, इंदौर, पुणे और भोपाल, उनमें भी जगह मिल जाएगी जहाँ पे कचरे का जो डब्बा रखा रहता है बड़े वाला, डोर टू डोर कलेक्शन भी है, फिर भी लोग कचरे के डब्बे के साइड में सब लोग डाल के जाते हैं। और लॉजिक क्या होता है, सब लोग डाल रहे हैं तो मैं मतलब मैं क्या करूँ, मैं वहां पे कैसे जाऊँ? सब लोग कर रहे हैं सर, मैंने तो खुद कभी नहीं किया। बट सबने क्या घर बार किया हुआ है कि गाड़ी का जो विंडो डाउन करके और कचरा सबने बाहर फेंका हुआ है। एवरीबडी हैज डन दिस। अभी नहीं तो बचपन में तो किया ही होगा, अभी तो चलो मेच्योरिटी आ गई होगी, चलो गलत है, बट किया सबने, हमारे कल्चर में है सब चीजें। और गलती हमारी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बट चेंज कर सकते हैं हम। पर 200 साल में आदत जब बन जाती है, कोई भी चीज को हम डेली करते हैं ना तो वैसे आदत बन जाती है। एक साल में करेंगे तो आदत बन जाएगी, बट 2 सेंचुरीज तक करेंगे तो फिर जीन्स में आ गई हमारे। कॉलोनियल गवर्नमेंट के का ब्लेम था, ब्लेम क्यों था? उन्होंने टैक्स चाहिए था, उन्होंने हर चीज पे टैक्स लगाया। पेस्टोरलिस्ट को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बोला कि आपको भी टैक्स देना है। जितने एनिमल आपके ग्रेजिंग करेंगे उतने एनिमल्स के ऊपर टैक्स दोगे। इस टैक्स का नेम ग्रेजिंग टैक्स। और ऑब्वियसली रेट एक जैसा तो रहेगा नहीं, रेट भी इंक्रीज किया। ये लोग एक स्मार्टली ट्रिक करते थे, ब्रिटिश को ऐसा नहीं है कि वो लोग शिप भर के बहुत सारे लोग आए थे यहाँ, आए बहुत कम लोग थे वो, बट उन्होंने इस कंट्री पे रूल किया। लॉजिक, डिवाइड एंड रूल। कास्ट के बेसिस पे कर सकते हो, नहीं कर सकते तो क्या करो, विलेज के जो बड़े बड़े लोग हैं आइडेंटिफाई करो उनको, किसकी इस विलेज में सबसे ज्यादा चलती है, कौन सबसे बड़ा जमींदार अपर कास्ट, कौन सबसे बड़ा रिच मसलमैन कौन है। उनको फिर तुम कॉन्ट्रैक्टर बना दो, ठेकेदार बना दो, जमींदारी राइट दे दो। देखो हमें तो चाहिए टैक्स यहाँ पे, हमें नहीं पता, हमें पेस्टोलेज से टैक्स चाहिए। आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट ले लो टैक्स लेने का, ठीक है, आप इनसे ले लो और हमें दे दो, और बीच में कुछ परसेंटेज अपना रख लो। सैलरी नहीं मिलेगी, परसेंटेज रखोगे आप, कुछ सैलरी भी मिलेगी, लेकिन मेजोरिटी जो चंक है वो परसेंटेज का होगा। सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है कभी अपने लाइफ में स्टार्टअप बनाना, तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉफिट में शेयर देना। तो क्या होगा, ये लोग मेहनत करेंगे, बिकॉज मेहनत करेंगे तो इनका परसेंटेज भी राइज होगा। कल हम कह रहे थे ना सरकारी स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, आपका जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज बेसिस ऑन योर ऑन कि बच्चे कितने हैं, उनका रिजल्ट कैसा है। गवर्नमेंट में अगर 5 बच्चे हैं तो भी उतनी सैलरी रहेगी, 5,000 है तो भी उतनी सैलरी रहेगी, पढ़ाओगे तो भी उतनी सैलरी रहेगी, ना पढ़ाओगे तो भी उतनी सैलरी रहेगी। प्राइवेट में ऐसा है ही नहीं। गवर्नमेंट चाहे वहां पे स्मार्ट बोर्ड्स लगा दे, या गवर्नमेंट वहां पे कुछ भी कर दे, बिल गेट्स के लेक्चर लगा दे इकोनॉमिक्स के, बट स्टिल मॉडल जो है बिजनेस मॉडल वो अच्छा नहीं है। ब्रिटिश मॉडल और जो वर्ल्ड में मॉडल है वो यही होता है, स्टार्टअप्स मेजरली जो है वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक मिनट। सो ये जो हमारे पास इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए, कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ही होता था कि एक्ट एज अ मिडल मैन। ऐसे ही जमींदार थे, जमींदार वो लेते थे टैक्स, किससे लेते थे,
फार्मर्स से, सेम चीजें से करी उन्होंने। और जो जमींदार थे वो कोई ऐसे नहीं गांव में किसी को भी पकड़ के बना दिया, उन्होंने थोड़ा किया रिसर्च कि कौन है जिसके पास में ऑलरेडी बहुत वैल्यू है सोसाइटी में, उसको बनाना है। और गवर्नमेंट 1880s के बाद में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लेना शुरू कर दिया। इशू तो होगा, बाद में जमींदारों को जमींदारी राइट भी हटा था, बट एक टाइम पे स्टार्टिंग में थी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना कैसे शुरू कर किया था, पास बनते थे टैक्स पे करने के लिए, और इस पास पे लिखा होता था कि इसके कितने जो है कैटल जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सब चीज हो गई। अब इन चीजों से क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली ये जो चीजें अब सबसे इजी है अपने आप असम्पशंस करने में, उनको हम कंटिन्यू करेंगे कि लाइफ कैसे इफेक्ट हुई। rejoin the class and then we will continue. Rejoin.